नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हमारे विषय इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में नई वीडियो में बात करते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया से स्टेबिलिटी एनालिसिस की, जिसमें आज हम समझेंगे फॉल्ट्स और स्विचिंग पे ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी कैलकुलेशन किस प्रकार की जाती है इक्वल एरिया क्राइटेरिया की मदद से। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इक्वल एरिया क्राइटेरिया एक सरल ग्राफिकल तरीका है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस का, जिसमें हम दो सिंक्रोनस मशीनों के सिस्टम या एक सिंक्रोनस अल्टरनेटर इनफाइनाइट बस से अगर जुड़ा हुआ हो तो पावर और लोड एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप में एरिया कैलकुलेशंस करके स्टेबिलिटी के बारे में जानकारी मिल जाती है। जब हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया का इस्तेमाल ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए करते हैं तो हमें जो जटिल सी सेकेंड ऑर्डर की नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, स्विंग इक्वेशन, जो लोड एंगल का टाइम के साथ वेरिएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करती है, उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती और हमें उसे बिना सॉल्व किए ही ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की जानकारी मिल जाती है। जब हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास मैकेनिकल इनपुट जो शाफ्ट पे पावर है और जो मशीन का लोड एंगल के साथ इलेक्ट्रिकल आउटपुट है, उसके डिफरेंस से जो एक्सेलरेटिंग पावर या डी एक्सेलरेटिंग पावर होती है, उस पावर से एक्सेलरेटिंग पावर का लोड एंगल के साथ कुछ ग्राफ में एरिया बनता है और डी एक्सेलरेटिंग पावर का ग्राफ में कुछ एरिया बनता है। अगर ये दोनों एरिया एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो हम कहते हैं कि हमारा जो ट्रांजिएंट डिस्टरबेंस है वो सिस्टम की स्टेबिलिटी को खत्म नहीं करता और सिस्टम अभी भी डिस्टरबेंस के बाद एक नए लोड एंगल पे स्टेबल ऑपरेट करेगा। जो दो एरिया हम इक्वेट करते हैं उन्हें हम एक्सेलरेटिंग पावर का एरिया और डी एक्सेलरेटिंग पावर का एरिया कहते हैं। और ये पावर और लोड एंगल के बीच में जो ग्राफ बनता है, उस ग्राफ में लोड एंगल एक्सिस के बीच में जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो ये कुछ इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स होते हैं और जब दो एरिया बराबर हैं तो सिस्टम स्टेबल रहता है। इसलिए इस स्टेबिलिटी एनालिसिस को हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया भी कहते हैं। पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन की स्विचिंग से ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी पे क्या असर आता है उसे समझते हैं। एक सिंक्रोनस अल्टरनेटर दो पैरेलल लाइंस के साथ, जो पीली हाईलाइट में हमने बने पावर सिस्टम के ट्रांसमिशन सिस्टम में एक इनफाइनाइट बस पर जुड़े हुए लोड को पावर सप्लाई कर रहा है। जब दोनों ट्रांसमिशन लाइन पैरेलल और हेल्दी ऑपरेट करती है तो सिस्टम में रिएक्टेंस कम होने के कारण, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट पावर की अधिक होने के कारण पावर और लोड एंगल के साथ जो रिलेशनशिप है वो साइनोसॉइडल ए कर्व से रिप्रेजेंट होती है। अगर जनरेटर की रोटर शाफ्ट पे मैकेनिकल इनपुट पावर पीएस हो तो लॉसलेस सिस्टम में जनरेटर की मैकेनिकल इनपुट पावर के बराबर इलेक्ट्रिकल आउटपुट बनाते हुए दोनों लाइनों के साथ हमारा इलेक्ट्रिकल लोड डेल्टा जीरो लोड एंगल के साथ जनरेटर की पावर को लोड की तरफ ट्रांसफर कर रहा है और हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट ए है। अगर एक ट्रांसमिशन लाइन के दोनों सिरों के सर्किट ब्रेकर को अचानक एक साथ खोलकर इस लाइन को स्विच ऑफ कर दिया जाए तो हमारे सिस्टम का लोड और जनरेटर के बीच में नेट रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। इससे पावर ट्रांसफर की स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट ए से घटकर बी पर पहुंच जाएगी और लोड एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप साइनोसॉइडल बनती है वो ए कर्व से बी कर्व पे पहुंच जाएगी। अगर जनरेटर का मैकेनिकल इनपुट शाफ्ट पे वही है और दोनों लाइनें जब हेल्दी एक साथ पावर ट्रांसफर कर रही थी तो कैरेक्टरिस्टिक ए के हिसाब से ऑपरेटिंग पॉइंट ए पर लोड एंगल डेल्टा जीरो मेंटेन कर रहा था और अचानक जब लाइन की स्विचिंग होती है तो जनरेटर का लोड एंगल तत्काल नहीं बदलेगा, उसी मान पर रहेगा, लेकिन पावर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ए से जब बी पे शिफ्ट होगी तो जनरेटर का इलेक्ट्रिकल आउटपुट ए डैश पर पहुंच जाएगा और ऐसी स्थिति में मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट के बीच में ये ए और ए डैश के बीच में जो पावर है वो एक्सेलरेटिंग पावर बन जाएगी। जब दोनों ट्रांसमिशन लाइन पावर ट्रांसफर कर रही थी तो मैकेनिकल इनपुट इलेक्ट्रिकल आउटपुट के बराबर था और डेल्टा जीरो लोड एंगल पे अल्टरनेटर का रोटर सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस से फिक्स एंगल बना रहा था और ये लोड एंगल समय के साथ बदल नहीं रहा था। इस तरह का सिंक्रोनस अल्टरनेटर का ऑपरेशन सिंक्रोनाइज्ड और स्टेबल ऑपरेशन कहलाता है। अचानक जब स्विचिंग हुई है और ऑपरेटिंग पॉइंट ए से ए डैश हो गया है, जब एक ही लाइन पावर ट्रांसफर कर रही है, तो ये जो मैकेनिकल इनपुट और रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल आउटपुट का जो डिफरेंस एक्सेलरेटिंग पावर है वो रोटर के स्ट्रक्चर को एडिशनल एनर्जी के साथ एक्सेलरेट करती है। इससे रोटर की रोटेटिंग स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से अधिक होती है और लोड एंगल
एंगल भी A डैश से B की तरफ बढ़ने लगता है। इससे सिस्टम में इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो पावर ट्रांसफर हो रही है वो भी बढ़ती है और स्थिति B पर बढ़े हुए लोड एंगल के साथ इलेक्ट्रिकल आउटपुट शाफ्ट पे मैकेनिकल इनपुट के बराबर हो गया है और एक्सेलरेटिंग पावर 0 हो गई है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोड एंगल बढ़ा है एक्सेलरेटिंग पावर लगातार कम हुई है और यहां B पॉइंट पे वो 0 हो गई है। A डैश से B के बीच में रोटर के स्ट्रक्चर का एक्सेलरेशन लगातार कम होता गया है, वेलोसिटी के बढ़ने की रफ्तार धीमी हो रही है, लेकिन A डैश से B तक लगातार वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ है और इस बिंदु B पर रोटर की रोटेटिंग स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड में अंतर सबसे ज्यादा है। इस स्पीड डिफरेंस के कारण रोटर का लोड एंगल ओवरशूट करेगा और जैसे ही रोटर का लोड एंगल ओवरशूट करेगा मशीन का इलेक्ट्रिकल आउटपुट बढ़ने लगेगा, शाफ्ट में मैकेनिकल इनपुट कम है तो जो डिफरेंस एनर्जी है वो रोटेटिंग स्ट्रक्चर की स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी से रिलीज होगी। इस रिलीज से रोटर डी एक्सेलरेट होगा और ये डी एक्सेलरेटिंग पावर लगातार रोटर की रोटेटिंग स्पीड को घटाकर और सिंक्रोनस स्पीड के जब बराबर कर देगी ऑपरेटिंग कंडीशन डी पर, जिस समय हमारा लोड एंगल सबसे ज्यादा इंक्रीज हो गया है, मैक्सिमम पोजीशन पे डेल्टा एम हो गया है, ऐसी स्थिति में रोटर क्षणिक रुकेगा आगे बढ़ने से। ध्यान रहे लोड एंगल एक रिलेटिव एंगल मेजरमेंट है सिंक्रोनस स्पीड से रोटेटिंग एक स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की डीसी एक्साइटेशन से बनी हुई फील्ड एक्सिस के बीच में, और जब दोनों एक जैसी सिंक्रोनस स्पीड से चलते हैं तो उन दोनों के बीच में ये एंगल लोड एंगल समय के साथ बदलना बंद हो जाता है। डी स्थिति पे डेल्टा लोड एंगल का बढ़ना बंद हो गया है, लेकिन इस स्थिति पे भी इलेक्ट्रिकल आउटपुट ज्यादा है और शाफ्ट में मैकेनिकल इनपुट कम है। तो ये डी एक्सेलरेटिंग पावर रोटर के स्ट्रक्चर से एनर्जी को और ज्यादा रिलीज करेगी और रोटर के रोटेशन की स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड से कम कर देगी। जैसे ही रोटर की स्पीड सिंक्रोनस से कम होगी लोड एंगल घटना शुरू हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रिकल आउटपुट घट के और एक बार फिर जब बी पोजीशन पर आएगा तो शाफ्ट पे मैकेनिकल इनपुट के बराबर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में डी एक्सेलरेटिंग पावर लगातार कम होती हुई खत्म हो जाएगी तो वो स्पीड को घटाना बंद कर देगी, लेकिन डी से जहां रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड थी बी तक जब रोटर की स्पीड लगातार घटी है तो बी पर रोटर की रोटेटिंग स्पीड सबसे कम हो गई है। ऐसी स्थिति में हमारा लोड एंगल और कम होगा और जब लोड एंगल बी से ए डैश की तरफ कम होगा तो मैकेनिकल इनपुट पावर ज्यादा हो जाएगी, वो रोटर को एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगी और घटती हुई स्पीड को वापस सिंक्रोनस स्पीड करने की कोशिश करेगी। ऐसी स्थिति में इस पोजीशन बी के दोनों तरफ लोड एंगल में एक स्विंग होगी। स्विंग को डैम्प करने का काम हमारे रोटर के इनर्शिया कांस्टेंट, डैम्पिंग वाइंडिंग और दूसरे लॉसेस करेंगे और फाइनली हमारा लोड एंगल पॉइंट बी पर डेल्टा फाइनल होकर मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट को बैलेंस कर देगा और सिस्टम स्टेबल ऑपरेट करता रहेगा। हमने जाना है कि एक्सेलरेटिंग पावर का लोड एंगल के साथ जो ये एरिया बन रहा है, जैसे हमने हैचिंग से शो किया हुआ है, वो एरिया डी एक्सेलरेटिंग पावर के लोड एंगल के साथ बनने वाले एरिया के अगर बराबर हो जाता है तो सिस्टम में स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी और हमारी मशीन ए ऑपरेटिंग पॉइंट से जब दोनों लाइनें पावर ट्रांसफर कर रही थी उससे बी पर शिफ्ट हो जाएगी। जब सिर्फ एक ही लाइन पावर ट्रांसफर कर रही है, दूसरी की स्विचिंग कर दी है और हमारा लोड एंगल इनिशियली डेल्टा 0 से फाइनली डेल्टा एस हो जाएगा। हमने जाना कि अगर अल्टरनेटर की शाफ्ट पे मैकेनिकल इनपुट पावर फिक्स रहती है और अचानक स्विचिंग से जनरेटर की पावर ट्रांसफर कैपेसिटी कम हो जाती है, जब एक लाइन को हम स्विच करके हटा लेते हैं तो जो एक्सेलरेटिंग पावर है वो रोटेटिंग स्ट्रक्चर को एक्सेलरेट करके उसकी रोटेटिंग स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड से अधिक करके लोड एंगल को इंक्रीज करती है और पॉइंट बी पे इंक्रीज्ड लोड एंगल से इलेक्ट्रिकल आउटपुट स्विचिंग के बाद जनरेटर का मैकेनिकल इनपुट के बराबर हो गया है और फर्दर एक्सेलरेशन तो खत्म हो गया, लेकिन एक डी एक्सेलरेटिंग पावर जब तक स्पीड को वापस सिंक्रोनस स्पीड नहीं करती, रोटर स्विंग करके अपने लोड एंगल को फाइनल स्टेबल कंडीशन से भी ओवरशूट करता है और वो इस मैक्सिमम लोड एंगल तक शिफ्ट करता है जब तक कि ये जो एरिया डी एक्सेलरेटिंग पावर लोड एंगल के साथ बना रही है वो एक्सेलरेटिंग पावर के एरिया के बराबर ना हो जाए। अगर हम स्विचिंग से पहले जनरेटर के मैकेनिकल इनपुट को इंक्रीज कर देते हैं, ऐसी स्थिति में हमारा स्विचिंग के बाद ऑपरेटिंग पॉइंट जब ए से ए डैश जाता है तो एक्सेलरेटिंग पावर में हल्का इंक्रीमेंट है और एक्सेलरेटिंग एरिया बढ़ गया है। एक्सेलरेटिंग एरिया से रोटर स्ट्रक्चर की रोटेटिंग
स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाएगी और जब वो पहली बार इलेक्ट्रिकल आउटपुट को सिंगल लाइन ट्रांसमिशन के साथ मैकेनिकल इनपुट के बराबर करेगा, ध्यान रहे मैकेनिकल इनपुट बढ़ गया है, तो ये पहले से ज्यादा एंगल पे ज्यादा एक्सेलरेटिंग एरिया बनाते हुए जब पहली बार एक्सेलरेटिंग पावर 0 होगी तो रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा होने से एक बार फिर ओवरशूट होगा और ये ओवरशूट मैक्सिमम ई तक, ओवरशूट से इलेक्ट्रिकल आउटपुट मैकेनिकल इनपुट से जब ज्यादा होगी तो डी एक्सेलरेटिंग पावर बनने लगेगी और ये डी एक्सेलरेटिंग पावर रोटर की जो एक्सेस काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो गई है उसे रिलीज करेगी और कोशिश करेगी कि रोटर की स्पीड वापस सिंक्रोनस स्पीड आ जाए। लेकिन आप पाते हैं कि अगर ये एक्सेलरेटिंग पावर का एरिया ज्यादा है और डी एक्सेलरेटिंग पावर का एरिया उसकी बराबरी नहीं कर पाता और पॉइंट ई आ जाता है तो आप देखिएगा कि रोटर इससे ज्यादा अगर ओवरशूट करता है तो एक बार फिर इलेक्ट्रिकल आउटपुट मैकेनिकल इनपुट से घट जाएगा और ये एक्सेलरेशन कंटिन्यू करेगा और अल्टरनेटर का रोटर आउट ऑफ स्टेप होके सिस्टम को अनस्टेबल कर देगा। हमें वो लिमिटिंग पावर कंडीशंस पता करनी है जो स्विचिंग के दौरान भी जब पावर कर्व ए से बी हो जाता है डी एक्सेलरेटिंग एरिया को एक्सेलरेटिंग पावर के एरिया के बराबर बनाकर सिस्टम को स्टेबल बनाती है और वो जो मैक्सिमम लिमिटिंग पावर की कंडीशंस है स्विचिंग से पहले जो स्विचिंग के बाद भी सिस्टम को स्टेबल रखती है हमारे अल्टरनेटर की ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट कहलाती है। जरा समझते हैं कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट किस तरह से निकालते हैं। एक अल्टरनेटर की स्विचिंग के दौरान भी वो मैक्सिमम पावर कंडीशन जो सिस्टम की स्टेबिलिटी मेंटेन रखती है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट कहलाती है, उसे यहाँ इस चित्र में दिखाया हुआ है। ये पीएस वो लिमिटिंग पावर कंडीशंस हैं जब दोनों लाइनें हेल्दी ऑपरेट हो रही थी और हमारा पावर लोड एंगल कैरेक्टरिस्टिक कर्व ए पे ऑपरेटिंग पॉइंट ए बना रहा था तो अचानक जब हमने स्विचिंग की तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट ए डैश पे आकर एक्सेलरेटिंग पावर ने एक एरिया बनाया और बी के बाद जब सिंगल ट्रांसमिशन लाइन पावर ट्रांसफर कर रही है तो उसमें भी इलेक्ट्रिकल आउटपुट मैकेनिकल इनपुट से ज्यादा होकर डी एक्सेलरेटिंग एरिया बनने लग गया है और लिमिटिंग केस में ये वो आखिरी लिमिट है। आप देखिए इससे अगर लोड एंगल ज्यादा हो जाएगा तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है वो मैकेनिकल इनपुट से ज्यादा नहीं रहेगी और डी एक्सेलरेटिंग एरिया समाप्त हो जाएगा। तो इस एक्सट्रीम कंडीशंस पे जो मैक्सिमम स्विंग पे डी एक्सेलरेटिंग एरिया A2 बन रहा है वो अगर इस एक्सेलरेटिंग एरिया को बराबरी कर लेता है तो सिस्टम उस लिमिटिंग केस में स्टेबल रहेगा। ऐसे मैक्सिमम लोड की कैलकुलेशंस सिंपल मैथमेटिकल तरीके से संभव नहीं है और हम इसे ग्राफिकल तरीके से करना पसंद करते हैं और यहाँ हम ग्राफ में अगर इस पावर लेवल को ज्यादा करते हैं जैसे कि हमने इस अनस्टेबल केस में किया है। अब देखिए ये जो लाल रंग का एक्सेलरेटिंग एरिया है वो इस हरे रंग के डी एक्सेलरेटिंग पावर के एरिया से हमेशा ज्यादा है और ऐसा सिस्टम अनस्टेबल है। अगर ये पावर कम होती जैसे कि इस केस में देखिए तो यहाँ एक्सेलरेटिंग एरिया A1 की बराबरी मैक्सिमम स्विंग होने से पहले ही डी एक्सेलरेटिंग एरिया कर चुका है तो हमारा रोटर अपनी मैक्सिमम स्विंग यहीं तक बनाएगा और सिस्टम ए से जब दोनों लाइनें ऑपरेट कर रही थी उससे बी पे ऑपरेट होने आ जाएगा। तो ये सिस्टम कम पावर के साथ स्टेबल है। ये वो लिमिटिंग कंडीशंस है जिस पर A2 एरिया जस्ट A1 के बराबरी करता है इस एक्सट्रीम कंडीशंस पर और ये सिस्टम जहां A2 एरिया एक्सेलरेटिंग A1 एरिया के बराबरी नहीं कर पाता अनस्टेबल है। तो इस कंडीशंस के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो पावर लिमिट है वो ऐसी स्विचिंग के लिए ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट कहलाती है। आज की हमारी इस इक्वल एरिया क्राइटेरिया वीडियो से आप स्विचिंग के दौरान ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी किस प्रकार बनी रहती है उसे समझने में मदद मिली होगी। हमारी दूसरी वीडियो से पावर सिस्टम के बारे में आपकी समझ निश्चित रूप से सुधरेगी और हमारी जो इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो है उन्हें भी आप देखिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग। और एक बार फिर हमारी सारी वीडियो को प्रमोट करने और देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।